एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और जैसे ही रिजल्टेंट टूटा, अब ये देखा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट हाई है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट हाई है तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू कर देगा, और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पीछे की तरफ हाई हो रहा है तो एंटी क्लॉक मूवमेंट शुरू हो जाएगा। वॉलीबॉल उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। वॉलीबॉल फ्लोट करती है क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं सेंटर में, स्पिन नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें मोशन है क्योंकि बॉल को अलग तरह से वेट किया जा रहा है, एक्चुअली उसको ड्राइव किया जा रहा है फोर्स से। बट अगर की बात तो जाते हैं उसी वाले पॉइंट पे, वेट लिफ्टर है, अलग अलग है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, दोनों के पास बारबेल में वेट लगा, एक वेट रखा हुआ है सामने, एक जाता है और उस पॉइंट को रीच करने की कोशिश करता है जिस पॉइंट पे इनर्शिया ब्रेक होना है, लेकिन उसको ओवरकम नहीं कर पाता है। और एक जाता है जो उस पॉइंट को ब्रेक करता है और उसको ऊपर उठा लेता है, एक लीनियर मोशन हो जाता है ऊपर की तरफ, यानी उस बार को उठा लेता है बेसिक। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में फोर्स लगा है, और यहीं से फोर्स की डेफिनेशन निकल के आती है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। इन बोथ द सिचुएशन फोर्स इज अप्लाइड, बट इन वन सिचुएशन इतना नहीं था मैग्नीट्यूड उसका कि वो इनर्शिया को ब्रेक करके उसको मूवमेंट में ला सके, इसलिए वहां लीनियर मोशन नहीं हुआ है। और देखो एक और चीज समझो, यहाँ पे लीनियर मोशन क्यों होगा, क्योंकि वो एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री उठाने की कोशिश कर रहा है सीधे। अगर वो ऑफ सेंटर फोर्स लगाए ना, सामने की तरफ आके ढकेल दे, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दे, तो वो रोल जरूर कर जाएगा, भले उठेगा नहीं, लिफ्ट नहीं होगा, लेकिन रोल कर जाएगा उसी उसी फोर्स से। यहाँ से एक बात और गूढ़ निकल के आती है कि इनर्शिया अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग काम कर रहा है। अगर आपको किसी को परपेंडिकुलर उठाना है तो उसका इनर्शिया बहुत हाई है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी भी तो फुल काम कर रही है बिल्कुल 90 डिग्री पर, आपको 90 डिग्री उठाना है। लेकिन जैसे आपको उसको रोल कराना है, उसका इनर्शिया इजिली ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ एक और चीज निकल के आती, क्यों इजिली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड से जो उसका सरफेस टच हो रहा है वो इस तरह का सरफेस है जो रोलिंग सरफेस है, वो गोल है एक्चुअली। तो गोल चीजों में इनर्शिया ब्रेक करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए फुटबॉल का इनर्शिया आसानी से ब्रेक हो जाता है, एक चौकोर पत्थर का इनर्शिया आराम से ब्रेक नहीं होता है। यानी एक चीज और निकल के आती है कि शेप का भी बहुत बड़ा फर्क होता है फोर्स एप्लीकेशन में, डायरेक्शन के साथ साथ। एक्चुअली कहीं ऑफ जाऊंगा तो बता देना बाबा। है बिल्कुल सही है सर। अब ये कॉन्सेप्ट से अगर हम फोर्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो एक लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फोर्स, और देखो हमारे फिजिकल एजुकेशन में फोर्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाती है, और सिंपल हो जाती है, बट अगर नॉर्मल फिजिक्स लैंग्वेज में बोला जाए तो पुशिंग या पुलिंग इफेक्ट, हमारे फिजिकल एजुकेशन में हम पुशिंग या पुलिंग इफेक्ट से ही ज्यादा जाते हैं। वही चीजें यूज होती हैं, या तो आप पुल करते हैं या आप एक्चुअली पुश करते हैं। अब मम्मा करा देगी, हम क्या कराएंगे अभी। सारी पोले खोलने आ जाएंगे बच्चे। अच्छा, किसी ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है? व्हाट इज मूवमेंट? MOMENT, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं पढ़ा है। आप जरूर पढ़ो। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मास से बहुत ज्यादा हाईली डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा, जितना कम मास होगा, इस पे डिपेंड करेगा। इसको पढ़ना, इसको एक होमवर्क ले लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका बड़ा सीधा संबंध होता है आपके फोर्स एप्लीकेशन से, फोर्स से बड़ा अच्छा संबंध है। ये जब भी आपको फोर्स का कंसेप्ट समझना है, और ये मैं क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हाँ, मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, बुकिश डेफिनेशन है बिल्कुल। सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, MOMENT, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बहुत खतरनाक नाम है तो हिंदी में। समझना पड़ेगा।
अरे हिंदी में तो नाम ही ऐसे ऐसे हैं, स्वर्ण, वेग याद करने में परिवर्तन की मुश्किल है। दर को स्वर्ण कहते हैं। अरे मुझे याद है, मैंने हाई स्कूल इंटर से 12th फिर में आके मैंने सॉरी डिप्लोमा में जाके मैंने इंग्लिश में स्विच किया, तो प्योरली हिंदी था। तो वेग परिवर्तन की मैं दर को स्वर्ण कहते हैं। मैं एक बार जब बैचलर्स में था तो ट्यूशन पढ़ाता था इसमें 9th 10th को, यूपी बोर्ड के बच्चे थे, तो हिंदी में उसी हाँ समय हाँ, मैं सीखा ये सारी चीजें। नहीं जरूरी है पूरा कसम। बाबू ये बहुत हिला रही है, एकदम नहीं पढ़ाने दे रही तुम्हारे को, क्यों तुम डिस्टर्ब कर रही हो बच्चे, प्लीज बच्चा ऐसा ना करो, जाओ जाओ, तुम भी अपनी बुक ले आओ, पढ़ाई करो, चलो सब लोग पढ़ाई करेंगे, जाओ 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 जाओ। तुमने फोन गिरा दिया मेरा, देखा आपने, मैंने इतनी मुश्किल से सेट किया था, आपने गिरा दिया। हाँ, ना फोन के बारे में लिखिए जरा सा, बातें बहुत हुई, थोड़ा सा सॉलिड कंटेंट पे आते हैं। Force is the effect that one body has on another body। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो फोर्स जो है दैट इज एन इफेक्ट that one body has on another body। एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव आप महसूस करते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं आप बेसिकली, इसीलिए एक इफेक्ट की बात आती है, क्योंकि बार बार हम बातें करते हैं कि इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इसकी एक और डेफिनेशन लिखिए कि फोर्स इज दैट विच अल्टर्स और टेंड्स टू अल्टर अ बॉडी विद स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आई रिपीट, फोर्स इज दैट विच अल्टर्स और टेंड टू अल्टर, अल्टर मतलब होता है खराब करना, बिगाड़ना एक तरह से, ALTER, एडिट करना एक तरह से। फोर्स इज दैट विच अल्टर or tend to alter a body's state of rest or of uniform motion in a straight line। एग्जाम्पल आपके पास बहुत से हैं फोर्स एप्लीकेशन के। नाउ अगर इसको थोड़ा सा और समझना हो तो फोर्स या तो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। अब इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स का एक कंसेप्ट समझना, जब फोर्स किसी डिफाइंड सिस्टम के अंदर से लग रहा है, विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी, सिर्फ मेरी बॉडी आपकी बॉडी की बात नहीं हो रही है, कोई मशीन भी हो सकती है, ठीक है। तो जब भी किसी डिफाइंड सिस्टम के अंतर्गत लग रहा है, विद इन द बॉडी इन अ डिफाइंड सिस्टम, इफ फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज इंटरनल फोर्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्नूकर के बारे में बताता हूँ। स्नूकर का एक बोर्ड है मान लीजिए, और उस पे एक क्यू बॉल होती है जो व्हाइट कलर की होती है, कुछ रेड बॉल्स होते हैं, कुछ ब्लू बॉल होते हैं, और कुछ शायद ब्लैक होते हैं, या जो भी बॉल होंगे। अब उसमें क्या है कि हाँ, अब उसमें क्या है कि एक डायमंड शुरू में बनाया जाता है ऐसे, और उसको ब्रेक करना होता है। तो अगर आप ये मान लीजिए कि अगर वो क्यू बॉल्स जितनी है, क्यू बॉल्स जितनी है वो एक सिस्टम के अंदर है, हमने एक सिस्टम मान लिया कि क्यू बॉल एक पूरा सिस्टम है, तो जो एक वाइट बॉल लगती है जाके, और उस वाइट बॉल के लगने से बाकी 14-15 बॉलों पे फोर्स एग्जस्ट हो रहा है, एक दूसरे से सब टकराती है, तो वो एक विद इन द सिस्टम है, तो एक तरह का वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन जैसे ही बॉल जाके उससे टकराती है, साइड से टकराती है, कुशन से टकराती है उस टेबल के, तो वो बॉल उस कुशन पे एक एक्सटर्नल फोर्स डाल रही, क्योंकि वो सिस्टम के बाहर है अभी। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि मुझे जरूरत पड़े तो मैं उस टेबल को भी उस सिस्टम का हिस्सा मान लूं, विद इन द सिस्टम मान लूं। तो अब सारा जो बॉल मारा, ब्रेक किया, कहीं भी लगा, वो सारा इंटरनल फोर्स है। इसी तरह अगर मुझे बहुत स्पेसिफिक स्टडी करनी है तो मैं कहूंगा कि यार अगर व्हाइट बॉल जितनी रेड बॉलों पे लग रही है, वो एक सिस्टम है, इसके बाहर सब आउटसाइड ऑफ द सिस्टम है। तो जब व्हाइट बॉल हम ब्रेक करेंगे, रेड से जब तक टकराएगी दैट इज इंटरनल फोर्स, लेकिन जैसे वो किसी और कलर की बॉल या कुशन से टकराएगी दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। ये समझने की जरूरत है कि बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिस्टम डिफाइन कर दिया गया है, उससे अगर फोर्स लग रहा है डिफाइंड सिस्टम के अंदर से दैट इज इंटरनल फोर्स, और जब उसके बाहर से लग रहा है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। अब बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जो भी मस्कुलर फोर्स आप लगा रहे हैं दैट इज इंटरनल। व्हाट इज internal? So that is the force exerted by a body on another body which is part of the same body within a defined system।
इट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स. एग्जाम्पल सबसे अच्छा है मस्कुलर फोर्स. व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स? सेम चीज है, आउटसाइड द स्पेसिफाइड सिस्टम से अगर फोर्स लग रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स. इसका एग्जांपल आप बहुत कुछ लग सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस. भाई बॉडी के अंदर से मस्कुलर फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी का सिस्टम डिफाइंड है. बॉडी के बाहर जो लगा, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, वाटर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल पुल, एवरीथिंग दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. ओए ओए. इसके अलावा दो और फोर्स है, मतलब समझने के लिए. ये सारी चीजें फोर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है. वन इज कॉल्ड एक्टिव एंड वन इज कॉल्ड पैसिव. कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो बॉडी में मोशन ला देती, बॉडी में मोशन को इनिशिएट कर देती, समटाइम्स मोशन ला देती. दैट इज कॉल्ड टर्म एज एक्टिव फोर्स. बाबा से मांग लो. ठीक है. A force which can bring about motion in a body is termed as active force. It may be anything. Gravitational pull की वजह से भी कई बार मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. फ्री फॉल बॉल गिर रही है ड्यू टू मास. अरे भैया गिर जाएगी मत करो. ड्यू टू ग्रेविटी उसका एक्सीलरेशन बढ़ता जाता है. जैसे जैसे वो पास आती जाती है उसका फॉलिंग स्पीड बढ़ता जाता है. वो अलग साइन है, स्मॉल जी भी इसमें इन्वॉल्व होता है. फोर्स एक्सटर्नल बाय अ पार्टनर. आपका पार्टनर करा, आपने पुश कर दिया, मोशन हो गया. फोर्स ऑफ एयर ऑन द वाटर. हवा तेजी से बही, वाटर में वेव्स बनने लगी. अलग अलग एग्जांपल है. एक एथलीट है, उसने जंप मारा पानी के अंदर, पानी पूरा डिस्प्लेस हुआ वहां से. तो ये इस तरह का जो भी फोर्स जो मोशन को ला सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फोर्स. व्हाट इज पैसिव फोर्स? अ फोर्स व्हिच डज नॉट ब्रिंग अबाउट द मोशन बट assist or support the body in motion is called passive one. I repeat, a force which does not bring about motion in a body but only support it or is the reaction of some another forces is called passive force. जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से कभी भी मोशन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ब्रेक लगाना है, आपका जो स्टेबिलिटी बना हुआ है, या समटाइम्स आप मोशन में स्लो डाउन हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन. इक्विपमेंट भी इसका पार्ट हो सकता है. भाई आपने इक्विपमेंट लिया है, उसकी वजह से कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से आपका मूवमेंट का एक्सीलरेशन प्रभावित हो रहा है, ये भी हो सकता है. एयर वाटर हो सकता है. इनर्शिया इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल. इनर्शिया कभी मोशन नहीं ला सकता, लेकिन इनर्शिया आपको सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि बॉडी टेंड्स टू ओरिजिनल पोजीशन. अगर आपने बॉल को मारा है ना, तो बॉल जल्दी से जल्दी रुकना चाहती है, वो हमेशा चलता रहना नहीं चाहती. क्यों रुकना चाहती? ड्यू टू इनर्शिया एंड ड्यू टू दीज पैसिव फोर्सेस व्हिच आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर. दीज आर पैसिव फोर्सेस. नाउ एक सवाल आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस क्या हो सकता है. अगर किसी फोर्स पे एप्लीकेशन किया जाए, फोर्स एप्लीकेशन किया जाए, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है. मैं चाहता हूँ ये आपकी तरफ से आए, कि क्योंकि ये टॉपिक इतना एलेबोरेटिव ढंग से उन्होंने डिस्कस किया है, सोनी कि ये खुद बता देंगे कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं फोर्स से. प्लीज एक एक करके बताते जाइए. एकदम ठीक करना पड़ेगा, इस बार किसी ने फंसा दिया. सर क्या बताना है? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, प्रभाव, एक एक बताइएगा प्लीज. एग्जाम्पल के साथ आप यूज करेंगे तो आराम ये छोटा है, कुछ लंबा चाहिए. इफेक्ट मतलब फोर्स अगर हम क्या किसी कर चीज रहा से है, लगा रहे हैं, उसकी क्या प्रभाव होते हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या प्रभाव आएगा. हाँ गिर जा रहा है सर मोमेंटम, वेलोसिटी. बहुत टेक्निकल है. बहुत टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हैं. ठीक है सर फ्रिक्शन, मैं टाइप्स ऑफ स्टेबल
स्टेबल ऑब्जेक्ट को या उससे फिर क्या बॉडी को इफेक्ट सर आ रहा है ना, मूवमेंट देने इफेक्ट के क्या आ लिए रहा है सर। वो पूछ रहे हैं सर। रबर मम्मी से ला मांग के लाओ, मैं बंदूक ठीक करता हूँ। सर मुझे आता मूवमेंट बनाने, पैदा हो रही है सर। लेके आओ। वेर इज मोशन भाई? if any object is in resting position, force may start moving it. Production of motion, गति ला सकती है। दूसरा, यस सर सर अनस्टेबल चीज को स्टेबल कर सकता है सर। ड्यू टू फोर्स सर, बिल्कुल जो सही है, अनस्टेबल किसी चीज को चीजें होती स्टेबल है कर उनको सकते हैं। स्टेबल कर हाँ सकता है। ठीक है, टू रिगेन बैलेंस। बॉडी में मस्कुलर फोर्सेस इसीलिए इंटरनल फोर्सेस ही रहती हैं कि वो उसी आपकी जो आप बोल रहे हैं ना, इन इन एबिलिटी टू बैलेंस ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ मसल्स हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। कभी समय अपने पेट के अंदर हाथ रख के देखना, कुछ इंटरनल मसल्स काम करती रहती है। आपकी कोर मसल्स बैलेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपकी कोर जितनी स्ट्रांग है ना, आप उतना बैलेंस एथलीट है, क्योंकि ये कोर मसल आपको पता भी नहीं लगता, हमेशा एक्टिव रहती है आपके बैलेंस को रीगेन करने में। तो दैट इज वेरी गुड। सेकंड, किसी अनस्टेबल चीज को स्टेबल करने के लिए। पहला आपने बोला मोशन लाने के लिए, यस मैं बता रहा हूँ अगर हम मोशन ला सकते हैं तो मोशन को रोक भी सकते हैं। यस सर। भाई कोई चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। यस सर हम किसी भी चीज का साइज एंड शेप को चेंज कर देना सर। बिल्कुल साइज एंड शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल को हम दबा रहे थे तो वो दब जाएगी, थोड़ी सी फैल जाएगी। हम किसी चीज की डायरेक्शन को भी अल्टर कर सकते हैं। भाई जा रही थी, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ फोर्स कैसे काम कर रही है। मैं एग्जांपल बड़ा अच्छा लाइव देखा था। कल मैं गया था सब्जी लेने, और हमारे यहाँ आगरा में स्थिति बहुत खराब है लॉकडाउन की वजह से, तो 3 दिन के लिए एकदम बंद कर दिया गया हमें। और जैसे मैंने अपनी साइकिल, हाँ, तो मैं साइकिल रोक के सब्जी की दुकान पे खड़ा, और मेरी नजर दूर पे पड़ी, और मैंने देखा पुलिस वाले 5-6 बाइक से आ रहे हैं, तो सब डंडा लिए हुए। भाई साहब, मुझे जाना था आगे, मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया और हिरन हो गया वहां से। और जिन लोगों ने डायरेक्शन नहीं चेंज किया उन्हें पड़ी। तो फोर्स एक तरह का, पुलिस वाले वो फोर्स थे जो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अभी भी चेंज कर सकते हैं। सर Now, और ये तो आपकी साइकोलॉजिकल सर, एबिलिटी थी कि आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया, नहीं तो साइज एंड शेप भी चेंज हो सकता था। that is very correct, यार, that is true. लेने गए तो सब्जी सूजी लेके आते हैं आप। बहुत मार रहे हैं यार आगरा में, बहुत मार। मैंने ठीक कर दिया आपकी गन, थैंक यू। बोलो। अच्छा, एक और चीज बताओ, स्पीड को बढ़ा और घटा भी सकते हैं, एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट कर सकते हैं। यस सर। हाँ सर। अब जी, तो इन सारी चीजों को मैं क्यों डिस्कस कर रहा था इतना इलेबोरेटिव? इसका एक बड़ा मेन पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें डायरेक्शन और एप्लीकेशन पॉइंट पे निर्भर करती हैं, जिसको हम लोग उस समय अश्वनी ने डिस्कस किया था। आप किसी चीज को गति तभी दे सकते हैं जब उसको लीनियर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाई होगा तभी वो लीनियर डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर उसको रोकना है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसकी ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन से और बिल्कुल लीनियर डायरेक्शन में लगना चाहिए टुवर्ड्स इस टाइम। नहीं लगा तो डायरेक्शन चेंज कर देगी। अगर आपको एक्सेलरेट करना है किसी चीज को तो जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपको पुशिंग इफेक्ट देना पड़ेगा। और अगर रोकना है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से पुलिंग इफेक्ट देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक ही, लेकिन जैसे ही आपका एप्लीकेशन पॉइंट और एप्लीकेशन डायरेक्शन चेंज होता है उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? और ये फोर्स का बेसिक कंसेप्ट है। फोर्स एक ही है, पुलिस वाला एक ही है, लेकिन जैसे ही वो आता है तो कोई डायरेक्शन चेंज करता है, किसी का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, कोई डीएक्सेलरेट हो जाता है, कोई एक्सेलरेट हो जाता है, कोई रुक जाता है, कोई भागने लगता है। दीज आर द थिंग्स। पुलिस वाला इज कांस्टेंट, पुलिस वाला इज नॉट चेंजिंग, बट ड्यू टू उसके डायरेक्शन से कैसा है, कैसा फोर्स लग रहा है। तो वही मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जैसे उसका डायरेक्शन एप्लीकेशन चेंज हो रहा है, जैसे उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं फोर्स को, कि फोर्स
कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को डिफाइन करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए कुछ चीजें हैं। जैसे पहली सबसे बेसिक चीज आती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? कितनी मात्रा में बल लग रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। यानी पुलिस वाला आया तो पुलिस वाले से आपका शेयर साइज ये सब ठीक है चेंज होगा, लेकिन सबसे पहले इस बात की है कितना मैग्नीट्यूड कितना है, क्वांटिटी ऑफ फोर्स कितना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये कैसे एग्जांपल ऐसे है कि जितना जोर से पुलिस वाला मारेगा बम आपको उतनी ज्यादा छूटेगी। अब आप ये सोचें कि उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाए या किस डायरेक्शन से मारा या किस एंगल से मारेगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग। अगर वो ज्यादा फोर्स लगा के और बिल्कुल 90 डिग्री मारेगा ना आपके हाइट से, तो क्योंकि 90 डिग्री कल मैंने बताया था उसमें एल्बो वाले एग्जांपल में कि 90 डिग्री में सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा टॉर्क क्रिएट होता है, टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो अगर वो 90 डिग्री पे रिस्ट को घुमा के मारेगा तो मेरी बम सबसे ज्यादा छूटेगी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि वो ताकत कितनी लगा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आप बॉल को जितना तेज मारेंगे उतनी दूर जाएगी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट टू डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड वन इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अगर वो लाइन ऑफ एक्शन में लग रहा है, जो एक्शन है, तो वो असिस्टिव फोर्स होगा। अगर वो लाइन ऑफ एक्शन के अपोजिट लग रहा है, फॉर एग्जांपल जो फ्रिक्शन काम करता है, तो वो रेजिस्टिव फोर्स होगा। अगर आप किसी बॉल को ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बॉल ट्रेवल कर रही है, हॉकी का जो भी होगा वो ये जानता होगा कि हॉकी में सबसे ज्यादा मुश्किल गोलकीपर के लिए जो गोल रोकना होता है, दैट इज कनेक्ट। जो साइड से कनेक्ट करते हैं ना बॉल को, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट गोल। व्हाई सो? क्योंकि उसमें बॉल की स्पीड नहीं मारी जाती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। अगर आपने डी के अंदर बॉल को रोका 1 सेकंड के लिए भी और उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हैं, आप हाफ हिट मार रहे हैं, आप उसको स्लैप कर रहे हैं, आप उसको पुश कर रहे हैं, आप उसको हिट कर रहे हैं, तो एक बार को गोलकीपर जज करने के लिए टाइम मिलता है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, गोलकीपर डिसीव हो गया। यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो along with line of action लग रहा है, if the effect of the force is always along its line of action or in the line या direction in which force acts, फोर्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब मिलेगा जब आप लाइन ऑफ एक्शन की तरफ लगा रहे हैं। अगर उसके अपोजिट लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट उतना नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। किस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है। आपको एग्जांपल देता हूं कि 3rd डिग्री में मारते हैं पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वाले और लेफ्ट से ही बात शुरू हुई है ये, तो किसी को जाते हैं एग्जांपल में। तो जब भी आपके तलवे में मारते हैं, यानी एड़ी वाले पोर्शन में, पता है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। सेम मैग्नीट्यूड, अरे बहुत सुंदर बनाया। अगर सेम मैग्नीट्यूड अगर एक स्टडी की जाए ना छोटी सी, कि अगर 10 न्यूटन के बल से, जो न्यूटन वर्ड यूज हुआ था बीच में, कि 10 न्यूटन के बल से बॉडी के अलग अलग हिस्से पे मारा जाए तो बॉडी अलग अलग इम्पैक्ट आता है। अगर 10 न्यूटन के बल से आप ऊपर से नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं तो बॉल नहीं मूव कर रही है, जबकि उससे कम बल से अगर आप ऑफ सेंटर बल लगा दे रहे हैं तो बॉल मूव कर जा रही है। दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वेरी क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन फोर्स इज एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस लीनियर फोर्स। अब इसमें क्या है, क्योंकि नीचे ग्राउंड है, मूवमेंट की कोई स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप यही फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, लीनियर डायरेक्शन में लगाएंगे, तो बॉल लीनियर मूव करेगी। When a force is acting through a center of a body, it produces linear motion. अगर आप सेंट्रिक फोर्स लगाएंगे तो लीनियर मोशन होगा। Then when a force applied off center, it means अगर वो इसेंट्रिक है, then क्या होगा बताओ? क्या लीनियर मोशन होगा? सेंट्रिक है तो भी तो सर लीनियर मोशन होगा। होगा, लेकिन उसके साथ और कुछ भी होगा। लीनियर मोशन होगा, नो डाउट होगा। अगर बिल्कुल सेंटर में लगाया तो लेंथनिंग बढ़ेगी। बॉडी से बाहर आओ, बॉल के ऊपर सोचो, बॉल के ऊपर सोचो। एक बॉल है, अगर उसके सेंटर में बिल्कुल आपने साइड से फोर्स लगाया तो बॉल लीनियर मोशन करेगी।
हाँ। जैसे कि वॉलीबॉल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब आप बिल्कुल सेंट्रिक फोर्स लगाते हैं तो वॉलीबॉल लीनियर डायरेक्शन कर्वी लीनियर होता है, उसका पाथ पूरी तरह से लीनियर नहीं होता, लेकिन सीधी जाती बॉल बिना रोटेशन के। लेकिन जैसे आप ऑफ सेंटर फोर्स लगाते हैं वैसी बॉल में एंगुलर मोशन भी होता है, बॉल या तो हाँ। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने भी लगती है। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ